देखो 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर द सैंडमैन नाम की एक सीरीज आई है और ट्रस्ट में मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट डार्क फैंटेसी सीरीज है। लेकिन इसे आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें थोड़े बहुत 18+ सीन भी है। और अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको द सैंडमैन का एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू दूंगा जिससे कि आप डिसाइड कर सके कि आपको अपनी जिंदगी के कीमती पल इस सीरीज पर डेडिकेट करना चाहिए या फिर नहीं। बट उससे पहले यार पिछली वीडियो में हमारे 200 सब्सक्राइबर थे और अब सीधा 500। एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर हल्क स्मैश मारो ताकि हम फटफट से 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। द सैंडमैन सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और ऑलमोस्ट सारे ही एपिसोड 45 मिनट्स के हैं। तो अपनी जिंदगी के 9 से भी ज्यादा घंटे इस सीरीज को देने और इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड था, ब्यूटीफुल। मुझे काफी टाइम बाद ऐसा पीस ऑफ कंटेंट देखने को मिला है जिसे देखने के बाद मेरे माइंड में उसकी स्टोरी से ज्यादा सैंडमैन की ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग सिनेमेटोग्राफी दिमाग में थी। और उस परफेक्ट सिनेमेटोग्राफी में 4 चांद लगा दी थी टॉम स्टर्च की वॉइस ने। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं सैंडमैन की स्टोरी की। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है मॉर्फियस के अराउंड जो कि किंग ऑफ ड्रीम्स है। ये सीरीज जब आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये 2 आर्क में डिवाइडेड है। फर्स्ट आर्क में मॉर्फियस को अपनी पावर को खोते और उन्हीं पावर को रिकवर करने की जर्नी को दिखाया है और सेकंड आर्क में मॉर्फियस और बाकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करा गया है। इस सीरीज में बहुत बार ऐसे कुछ रैंडम लोग आपको दिखाए जाएंगे जो कि शुरू में आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगे, लेकिन आगे चल के उनका भी स्टोरी में काफी सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है। और इस सीरीज का ये एस्पेक्ट पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था। ये सीरीज सैंडमैन की कॉमिक सैंडमैन मास्टर ऑफ ड्रीम्स पर बेस्ड है, जिसकी कुछ महीने पहले एक ऑडियो बुक भी निकली थी। मैंने ना ही कॉमिक रीड करी है ना ही ऑडियो बुक सुनी है, लेकिन खाली नेटफ्लिक्स वाली सीरीज की स्टोरी को देखे तो ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डार्क फैंटेसी सीरीज है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, जितना मुझे पता चला है कि ये डीसी कॉमिक्स की स्टोरी होने के बाद भी डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वार्नर ब्रोस का कुछ भरोसा नहीं, कब मन बदल जाए और बोल दें कि ये सीरीज भी कनेक्टेड है। सैंडमैन में जो प्रोटैगनिस्ट है मॉर्फियस द किंग ऑफ ड्रीम्स, उसे टॉम स्टर्च ने प्ले किया है और इनकी परफॉर्मेंस वाज ऑसम। उनकी जो वॉइस सीन है वो मेरे हिसाब से परफेक्टली फिट होती है मॉर्फियस जैसे कैरेक्टर पर, और उस वॉइस को सुन के लगता है कि हाँ कोई अथॉरिटी वाला कैरेक्टर है एंड ही इज द किंग ऑफ ड्रीम्स। और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कास्टिंग भी मुझे अच्छी लगी, कुछ को छोड़कर, जिसकी बात मैं स्पॉइलर वाले सेक्शन में करूंगा। अब इस सीरीज के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। तो इस सीरीज की सबसे अच्छी बातों में मेरे लिए सबसे ऊपर आती है इस सीरीज की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और विजुअल, जो इस सीरीज की डार्क फैंटेसी थीम को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। इस सीरीज की विजुअल देखते हुए मुझे काफी टाइम बाद ऐसी फीलिंग आई थी कि मैं यूजुअल से कुछ डिफरेंट देख रहा हूँ। अब देखो, किसी भी पीस ऑफ कंटेंट का म्यूजिक उसको या तो बहुत ही अच्छा बना सकता है या फिर बहुत ही बेकार, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर काफी अमेजिंग था जो कि इसके ऑलमोस्ट हर सीन को परफेक्टली एनहांस करता है। और इसके खाली बैकग्राउंड स्कोर को ही सुन के आपको पता चल जाता है कि यू आर वॉचिंग समथिंग डार्क। अब बात करते हैं सीरीज के कुछ डाउन पॉइंट्स की जो कि आपको ये देखते हुए महसूस हो सकते हैं। पहला डाउन पॉइंट जो कि मुझे महसूस हुआ इसको देखते हुए वो थी सीरीज के इवेंट की टाइमलाइंस, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी लेकिन आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। I mean, इसको देखते हुए आपको अपना ब्रेन तो यूज करना ही पड़ेगा। ये सीरीज आपको हर चीज स्पून फीड नहीं करेगी एंड ये बात कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी, क्योंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट पर डिपेंड करता है कि जिस टाइम पर आप ये सीरीज देख रहे हैं उस टाइम पर आपका मूड कैसा है। क्योंकि एक पर्टिकुलर सीरीज को अगर आप डिफरेंट माइंडसेट से देखें तो एंजॉयमेंट लेवल में भी काफी फर्क आता है। दूसरी चीज जो कि मुझे लगी कि ये लोगों को डाउन पॉइंट लग सकता है वो है इस सीरीज की लेंथ, क्योंकि इस सीरीज का ऑलमोस्ट हर एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट्स है और इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि कुछ लोगों को काफी लंबे भी लग सकते हैं एंड स्पेशली सीजन के बीच वाले एपिसोड्स। लेकिन फिर भी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि इसके कुछ एपिसोड ट्राई जरूर करें क्योंकि इस सीरीज में लोगों की अटेंशन रिटेन करने की कैपेबिलिटी है। तीसरी चीज जो कि लोगों को रोक सकती है सीरीज को देखने के लिए वो है इसके अडल्ट और गोर सीन्स, जो कि टू बी ऑनेस्ट इतने ज्यादा भी नहीं है लेकिन काफी है ऐसे इंसान को इस सीरीज से दूर रखने के लिए जो कि उसे देखना ना चाहता हो। पर ये फिर भी सब्जेक्टिव है क्योंकि किसी को ज्यादा गोर और अडल्ट सीन देखने पसंद होता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं। अब इस सीरीज से रिलेटेड मैं कुछ बात करूंगा जिसमें कि इसके स्पॉइलर भी इंक्लूड होंगे। तो अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखी है या फिर आपको इस सीरीज की स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके वो सीरीज देख लीजिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सीरीज ना 2 आर्क में डिवाइडेड है और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इन दोनों आर्क को अलग अलग सीजन करके भी पब्लिश कर सकते थे, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये दोनों आर्क को साथ में रखना ज्यादा जरूरी था। तो जैसे
जैसे कि हमें शुरू के आर्क में दिखाया जाता है कि मॉर्फियस को कैप्चर करने के बाद काफी सारे लोग इटर्नल स्लीप में चले जाते हैं, जिसमें से कि एक यूनिटी भी होती है, जिसे कि एक्चुअली वोर्टेक्स बनना था। लेकिन मॉर्फियस के कैप्चर होने के बाद वो इवेंट चेंज हो गए थे। लेकिन मॉर्फियस के कैप्चर होने के बाद उसकी ग्रैंड डॉटर वोर्टेक्स बनती है। तो अगर ये डिटेल हमें 1 साल बाद नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलती तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होते जो कि इस सीन को याद भी नहीं रख पाते कि यूनिटी ही वही लड़की थी जिसे कि हमें आर्क 1 में दिखाया गया था। तो मेरे हिसाब से तो दोनों आर्क को कंबाइन करके सीजन 1 में ही रखना एक अच्छा आइडिया था। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी सीरीज के बारे में वो थी लूसीफर की कास्टिंग। आई मीन नो डाउट ग्वेंडोलाइन एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन लूसीफर से जो कि हम एक कैरिज्मा और एक अथॉरिटी एक्सपेक्ट करते हैं एज द किंग ऑफ हेल एंड वन ऑफ द आर्कएंजल्स, वो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा मिसिंग था और लूसीफर को थोड़ी और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। और मैंने सैंडमैन के काफी रिव्यूज पढ़े जिसमें कि लोग कह रहे थे कि सैंडमैन के कुछ एपिसोड थोड़े अननेसेसरी थे और वो नहीं भी होते तो स्टोरी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे हिसाब से वो एपिसोड मॉर्फियस के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लाइक कैसे मॉर्फियस शुरू में खाली खुद पे ही डिपेंड करता था और किसी से हेल्प नहीं लेता था और इसी के चलते वो ह्यूमन रेल्म में कैप्चर भी हो जाता है और जिसके कारण उसका ड्रीम रेल्म ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। लेकिन आगे चल के वो अपने सबॉर्डिनेट से भी इंटरेक्ट करता है और उनकी हेल्प भी लेता है, जो कि मुझे पर्सनली काफी सही डेवलपमेंट लगी है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।